सुप्रभात, मेरा नाम दिव्यांशी बालानी है और मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है श्रीमान जितेंद्र लोढ़ा जी, जिनके साथ में आज हम कई सारे बहुमूल्य विषयों पर बात करेंगे, जिनमें से कुछ विषय हैं जैसे कि शिक्षा, मूल्य और उसके अलावा सीखने के भविष्य के बारे में। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, ये हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक और व्यावहारिक साबित होगा। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। बेटा, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार लोढ़ा और मैं पेशे से टीचर एजुकेटर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और शिक्षा से जुड़े मुद्दे मेरे विषय हैं और स्वतंत्र लेखक हूँ और कई अरसे से लेखन और पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ हूँ और पुस्तकें लिखना मेरी हॉबी है और काफ़ी कुछ शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने किया भी है और मेरा इस विद्यालय से भी बहुत अरसे से जुड़ाव है। तो उस जुड़ाव को बरकरार रखने के लिए आज का जो अवसर मिला, मैं आप सभी का इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और कोशिश करूँगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको आपके सवाल और उनके सवालों का बेहतरीन जवाब मिले। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आप शिक्षा और संस्कृति के बीच संबंध को कैसे परिभाषित करते हैं? बहुत आसान है। शिक्षा और संस्कृति तो अलग है ही नहीं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू। बिना संस्कृति के शिक्षा भी नहीं और बिना शिक्षा के संस्कृति का भी निर्माण नहीं। एक तरह से शिक्षा का काम संस्कृति को परिशोधित करना है, उसको फिल्टर करना है और उसमें कोई कमी है तो उसको दूर करना है और उसको अगली पीढ़ी को सौंपना, हस्तांतरण भी करना है। और इसी क्रम में अगर देखा जाए तो शिक्षा को उद्देश्य, लक्ष्य क्या करना है, ये भी संस्कृति देती है। संस्कृति क्या है? वो समाज में प्रचलित जो धारणाएं हैं संस्कृति का स्वरूप लेती है और वो धारणाएं वही संस्कृति बनती है जो वैल्यूएबल है, जिसे समाज ने स्वीकार किया है, जो समाज को मूल्य पर रखती है, उसी संस्कृति में वही चलती है, वरना तो विकृति है। तो समाज में तो बहुत सारी गलत संस्कृति को भी अपनाया। नहीं, संस्कृति शब्द गलत के लिए नहीं, वो विकृति शब्द है। जो भी चीज है जो समाज को नुकसान पहुंचाती है या किसी सामाजिक या किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है तो वो संस्कृति में नहीं आता, वो विकृति में आता। संस्कृति का के अंतर्गत तो केवल उत्थान और अपमार्थी चीजें ही आती है, वो संस्कृति में होती है। जैसे कल्चर, हम कई बार बोलते हैं भाई वो संस्कृति, ये संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति। ऐसे संस्कृति का शब्द का मतलब समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, व्यवहार, वहाँ का चलन प्रचलन, वो संस्कृति है। आपने संस्कृति में उन्हीं चीजों को देखा होगा जैसे सब बच्चे स्वीकार कर रहे हैं। मान लो जैसे आप स्कूल में आ रहे हैं तो एजुकेशन आप पढ़ने आ रहे हैं, तो क्या पढ़ने की अपनी संस्कृति नहीं है ना? शिक्षा की भी अपनी संस्कृति है। तो शिक्षा में कहीं रटने वाली चीज आती है क्या? उसकी संस्कृति में रटने वाली चीज है नहीं, उसकी संस्कृति में सीखने वाली चीज है। दूसरी बात ये कि आप कई बार ये देख रहे होंगे कि भाई बच्चों को ये करना चाहिए, स्कूल में ऐसा करना चाहिए, माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? शैक्षिक संस्कृति से तो आ रही है। अगर आप शॉर्टकट पढ़ना शुरू कर देंगे, आप 1 वीक सीरीज पढ़ना शुरू कर देंगे, आप छोटी छोटी चीजें, तो आप एजुकेशन कल्चर से परे हो रहे। तो इटसेल्फ एजुकेशन का भी कल्चर है। बहुत सारे लोग कल्चर को सिर्फ समाज से जोड़ के देखते हैं। हमारे हर काम का कल्चर है। जो हमारा काम है, मान लो आप शर्ट पहन रहे हैं तो हम प्रेस करके क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि उसको पहनने का भी एक सलीका है, कल्चर है। कपड़े पहनने का भी सलीका है, कल्चर है ना? और हमको कैसे रख रखाव रखना है अपना, उसका भी सलीका है। तो हमारा हर काम, हमारी हर कृति अगर वो सम्यक और शुभ है, वो संस्कृति है। तो शिक्षा और संस्कृति का तो बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों शुभ डायरेक्शन की चीज है। दोनों का काम किसी चीज को अच्छा करना है। तो शिक्षा संस्कृति से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार संस्कृति शिक्षा से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृति का विकास भी शिक्षा पर ही निर्भर करता है। आप वेल बिहेव्ड है, बातचीत कर रहे हैं, हम बच्चे, हम कहते हैं ना गांव में, देखो भाई एक कहावत चली होगी कि भाई ये पढ़ा जरूर लेकिन गुणा नहीं है। यानी इसके पास पढ़ाई तो है लेकिन इसके पास कल्चर नहीं है पढ़ाई का। कि वो कल्चर क्या है कि हम पढ़े लिखे आदमी से जो उम्मीद रखते हैं वो कल्चर। अगर पढ़ा लिखा आदमी क्लास मतलब सड़क पे थूक रहा है तो उसका गड़बड़ है ना सारी चीजें। तो हम उसके साथ उसकी इटसेल्फ, जैसे डॉक्टर का पहला धर्म क्या है? पेशेंट्स को बचाना। या पहले क्या, फीस पहले रखो। तो कल्चर क्या है?
हर इटसेल्फ हर डिसिप्लिन का, हर सब्जेक्ट का, एजुकेशन का, सबका अपना कल्चर होता है। उस कल्चर के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। लेकिन वो कल्चर वेल मैनेज है, वेल बिहेव्ड तो वो संस्कृति है। इस तरह से हम अलग नहीं कर सकते दोनों को। मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षा और संस्कृति एक ही पैरेलल रूट पर चलने वाली, जैसे पटरी होती है ना, दो जिस पर जिंदगी की गाड़ी चलती है, और वो सेम वो गाड़ी तभी चलेगी, एक तरफ कल्चर और एक तरफ शिक्षा, दोनों अच्छे से होंगे तो देश विकास करेगा। बहुत सारी चीजें देखी होगी आपने कि डेवलप जो हुए हैं, जैसे आप जापान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जापान में हर चीज कल्चराइज है वहाँ के हिसाब से, तो उनमें आप देख रहे हैं ह्यूमन वैल्यू सबसे बड़ी है। अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे, वहाँ के एजुकेशन की बात करेंगे, तो वहाँ के एजुकेशन में सबसे पहले कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज को देते हैं, महत्व देते हैं। तो रीजन क्या है कि वो जानते हैं कि ये वैल्यू बची रहेगी तो एजुकेशन भी बची रहेगी। तो मेरा ये कहना है बेटा कि भाई दोनों को हम कभी अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे की परस्पर पूरक, सप्लीमेंट्री और एक साथ चलने वाली चीजें हैं, ये मेरा मानना है। और ये तो ठीक है, बट अगर आपको ऐसे क्या लगता है कि जो स्कूल है उसको बच्चों को ऐसे कौन से मूल्य सिखाने चाहिए भारतीय संस्कृति से रिलेटेड? या बहुत सारे मूल्य, देखो शाश्वत मूल्य तो सभी को सीखने चाहिए, केवल बच्चों को नहीं, बड़ों को भी सीखने चाहिए। मूल्यों की अपेक्षा केवल बच्चों से नहीं। यहाँ सवाल आपका थोड़ा सा बच्चों से मत जोड़ो इसको। जब हम मूल्यों की, हाँ स्कूल कैसे सिखाया जा सकता, उस हिसाब से अगर आप फिल्टर पूछे ना, तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले उसे कर्तव्य बोध सिखाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग्स। मेरे हिसाब से स्कूल को अगर किसी चीज को वैल्यू को डेवलप करना है किसी बच्चे में, तो कर्तव्य बोध का मूल्य सबसे पहले सिखाए कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि हर वक्त हर किरदार में हर आदमी की ड्यूटी होती है। अगर वो आदमी वो किरदार में वो ड्यूटी को निभाएगा तो बेस्ट हो, दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप एक हायरार्की में पूछ रहे हैं कि स्कूल को कौन सा मूल्य सबसे पहले सिखाना चाहिए, तो मैं जवाब दूंगा कि स्कूल और प्रशासन और स्कूल से जुड़े लोगों को सबसे पहले स्कूल में कर्तव्य बोध का, अगर एक टीचर का पहला कर्तव्य क्या है, पढ़ाना, बच्चे को समझाना, तनख्वाह नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अध्यापक का पहला दायित्व तो पढ़ाना है, तनख्वाह तो दूसरा दायित्व, तो वो है। तो उसका काम पहले बच्चों को डेवलप करना है। आपने देखा है वो छोटा सा एक ऐड आता था टूथपेस्ट, एक बच्चा बड़ा उदास और नर्वस था उस ऐड में, तो दूसरा उसका साथी बोलता है कि यार तू इतना नर्वस क्यों है, आज उदास क्यों है? कि मैं फेल हो गया दांतों के परीक्षण में, जो तो बोला तू इतना, उसके लिए तू उदास थोड़ी हुआ है, तू थोड़ी फेल हुआ है, तेरा टूथपेस्ट फेल हुआ है। इसी तरह से मेरा भी मानना है कि बच्चा फेल नहीं होता, बच्चा फेल होता है नहीं, फेल होते पेरेंट्स और टीचर, क्योंकि वो तो उनका काम है ना बच्चे को पास कराना। मान लो आज गारंटीड यूके क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, तो वैल्यू क्या है कि हम कोई भी पैसा दे रहे हैं, तो जब हम 10 पैसे की हांडी भी बाजार में खरीदने जाते हैं तो बजा के देखते हैं मटका, कहीं वो गरीब आदमी से भी किसी कुम्हार से खरीद रहे हैं, लीकेज तो नहीं है, 100 रुपये पानी में ना चले जाए। तो फिर लाखों रुपए की फीस अगर कोई चुका रहा है किसी कोर्स के लिए, या स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए चुका रहा है, तो वो बच्चा फेल हो रहा है, तो वो क्वालिटी एश्योर कर नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस है जमाना। आज के टाइम में आपको किसी भी प्रोडक्ट को क्वालिटी एश्योर्ड करके देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ इसको मूल्यों से भी जोड़ सकते हैं कि उसकी क्वालिटी के साथ अगर वो वैल्यूएबल दे देते हैं। IIM अहमदाबाद का बच्चा, वो MBA उसको लोग 65 लाख रुपए का पैकेज देने को तैयार है, वही वो डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं तो उसको 5,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिल पा रही। रीजन क्या है? उसके साथ स्किल और वैल्यू दोनों है, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन ने उसको स्किल और वैल्यू दी। और जहाँ तक स्कूल की बात है, तो स्कूल में सबसे पहले बच्चे में कोमल बच्चा आता है, बहुत छोटा सा वो बच्चा आता है, कैसे हैंडल किया जाता है, उसके साथ कैसे बिहेवियर किया जाए, और उसको कौन कौन से मूल्य, मैंने अभी आपको बोला कि जैसे शाश्वत मूल्य होते हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये जिनको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं ये तो होने चाहिए, उनको शाश्वत मूल्य कहते हैं, जो चले आ रहे हैं सदियों से, पीढ़ियों से, जो सभी जानते हैं ये होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक क्या होना चाहिए? जैसे आज भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम है, यूथ के साथ बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि हमें अपनी ड्यूटी की बोध, मतलब हम ड्यूटी के मामले में बड़ा, मैं जितना महसूस कर रहा हूँ, जैसे मान लो एक हम बात करें माता पिता की, बच्चा अपनी ड्यूटी फुलफिल कर ले और माँ बाप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर ले, तो कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व पैदा हो गई।
तो हम सब लोग अगर कर्तव्य बोध पर विद्यालयों में भी इसी मूल्य पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि हमारी हर समय, हर रोल, हर किरदार में क्या कर्तव्य है, उसको हम समय पर करें, तब बढ़िया रहेगा। मेरी प्रायोरिटी शाश्वत मूल्य तो है, वो मैं इनको ये नहीं कि शाश्वत मूल्य पर काम नहीं करेंगे, किसी को परोपकार नहीं सिखाना, किसी को दया नहीं सिखानी, किसी को अहिंसा सिखाना नहीं, उन पे तो क्या डिस्कस करना, वो तो सारी चीजें डेवलप करनी। लेकिन स्पेसिफिक अगर किसी चीज पर बात करें कि किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट को या किसी ऐसा इंस्टीट्यूट जो समाज में कुछ बच्चों का निर्माण कर रहा है, तो उनको सबसे पहले चाहिए कि कर्तव्य बोध, माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना सिखाए, उसे काम देना सीखे, उसको सिखाए कि असल असल जो है कर्तव्य क्या है हमारा। महात्मा गांधी ने भी बहुत पहले यही कहा था कि मुझे अगर मौका मिले तो सबसे पहले कर्तव्य पर बात करूँगा। और आप तो अभी बच्ची हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो डेवलपमेंट होते हैं वो प्लानिंग के थ्रू होते हैं, कमीशंस बैठते हैं, जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आपने सुना होगा, नई NEP के बारे में उससे बात करते। लेकिन उससे पहले देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारत में हायर एजुकेशन कमीशन बनाया था आज़ाद में, तो उसमें उन्होंने वहाँ भी वैल्यू की चर्चा की। उसके बाद मुदालियर आयोग और सबसे बेस्ट कोठारी आयोग में भी मूल्य शिक्षा पर जोर दिया। तो ये सारे लोग क्यों ऐसी चीज़ें देख रहे हैं? क्योंकि जो प्लानर है, जो नीतिकार है, वो सबसे पहले ये देखता है। पता है कोठारी जी ने क्या बोला था कि ये तो मैंने राष्ट्र विकास के लिए पॉलिसी तैयार की है, ये तो मैंने राष्ट्र विकास के लिए पॉलिसी तैयार की है, लेकिन अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं टीचर कैसे बने उस पर काम करूंगा। और वहां उनका इशारा था कर्तव्य बोध पर। हर एक आदमी अपने कर्तव्य का बोध कर ले तो कहीं प्रॉब्लम आएगी, ये मेरा मानना है। और सर जैसे अभी आपने बात करते टाइम सोशल मीडिया के बारे में भी बताया, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों सोशल मीडिया बच्चों पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसे उन्हें पढ़ाई से दूर कर रहा है, क्या मूल्य उन्हें दे रहा है? देखिए, पहले तो डिसीजन की बात करूं कि ये प्रभाव तो नेगेटिव डाल रहा है आज, लेकिन इसमें सोशल मीडिया या डिजिटल क्रांति को दोष देना भी एक तरह से एकांतिक होगा। ये तो जैसे कोई साधन है, वेपन है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल है इससे समझना कि एटॉमिक पावर है, एक तो हम उसका यूज करें पावर क्रिएट करने के लिए, बिजली वगैरह ये सब चीजें, और उसी का हम यूज करें बम बनाने के लिए, तो एक तरफ तो सृजन है, दूसरी तरफ प्रलय। ऐसे ही सोशल मीडिया, तो वो तो हर किसी का अपना है कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं। अगर आप इसका बेटर यूज करें तो ये आपको कहां से कहां भी पहुंचा सकता है। आज एक क्लिक में नॉलेज आपके पास हर समय है, पर ये एडिटोरियल नॉलेज नहीं, उसको आपके अंदर एनालिटिक आप कितना यूज करते हैं, आप इसके एडिक्ट होना ये बुरी बात है। आप इस पे आजकल क्या हो गया है कि मोस्टली जो लोग हैं सोशल मीडिया से इतने एडिक्ट हो गए हैं कि जैसे बहुत सारे मैं आपको बताऊं कितने ऑनलाइन प्लस फेसबुक ऐप्स हैं, सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब्सट्रैक्ट और दुनिया भर के, और तो वो सब लोग इनमें इन्वॉल्व रहेंगे और रील्स देखते रहते हैं, और उस रील्स में इतना हो जाएगा। अब वो रील्स भी कितनी, अगर रील्स नॉलेज देती है, वो तो वर्चुअल चीज है ना। आप मान लो फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री में किसी तिब्बत के बारे में पढ़ रहे हैं, अब जितना बच्चा तिब्बत के बारे में किताब में लिखा पढ़ेगा, उससे अच्छा तिब्बत की रील से वो जल्दी लर्न करेगा, क्योंकि 3 घंटे की फिल्म आपको 1.5 घंटे में याद हो जाती है। पूरी की पूरी अगर एक साथ 3 घंटे की फिल्म बोलूँ, मैं आपको बोलूँ कि इस फिल्म के बारे में बताइए, आप 3.5 घंटे में वर्णन कर दोगे उसका कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, क्योंकि वो आपके साथ वर्चुअल चल रहा था, उसमें फीलिंग्स थी, साउंड्स थे, है ना, तो वो आपको जल्दी याद हो गए। और अगर वही 3-3.5 घंटे का मटेरियल मैं टेक्स्ट फॉर्म में दूं आपको और उसमें कोई कुछ चीज ना हो, तो आप उसको परीक्षा लूं तो आप उसमें उतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने जो सवाल खड़ा किया कि सोशल मीडिया से, नो डाउट मैं इस बात को मानता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है और आज की जो जेनजी, और जेनजी से बात में अल्फा, जैसे आप लोग अल्फा, ये जो टेक्नोलॉजी, आज छोटा सा बच्चा 2-3 साल का ही वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और माँ बाप भी उसको दे रहे हैं, तो कुछ चीज़ें गलत है। तो इस डिजिटल क्रांति से विकास तो हुआ है, लेकिन इससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, कल्चर खराब हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, लोग रील बनाने के लिए गलत कामों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से। तो हम फिर यही सवाल खड़ा था कि इस पर क्यों दोष दें, इसके यूज पर दोष दें कि हम इसका यूज कैसे करें। तो मेरा मानना है कि ये अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन अच्छा और बुरे में चुनना आपको है,
फिर वही बात आ जाती है कि आप क्या चीज़ है, आप कोई कितने टाइम इसको स्पेंड करते हैं। मैंने देखा कि बच्चा मोस्टली इन चीज़ों पे सर्फिंग कर रहा है, नॉलेज पे सर्फिंग ही नहीं कर रहा। गूगल पे बहुत सारी नॉलेज है, अन्य चीज़ों में बहुत सारी नॉलेज है। आप चाहो तो स्कूल में जो चीज़ है पढ़ रहे हैं उसको इसको देख कर नोट्स बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो नोट्स बनाने में फिर उसको मेहनत लगती है, सारी चीज़ें सब चीज़ को देखना पड़ता है। रेफरेंस भी दे सकते हो, रेडी रेफरेंस है। पहले हम लोग के टाइम तो लाइब्रेरी में जाके हम नोट्स बनाते थे। आज आदमी स्टूडेंट चाहे तो इसके जरिए अपनी कंटेंट को बहुत पहले से तैयार कर सकता है, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकता है। अब आप देखो कि आप पहले हमारे ज़माने में तो विदेश से पढ़ाई करना बहुत कठिन हुआ करता था, बहुत पैसा लगता था। आज आप चाहो तो ऑनलाइन फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई कर सकते हो, और उसके लिए ये साधन ही तो काम आया। तो ये फाइनली मैं ये कहूँगा कि इसमें भी हमें डिजिटल फास्टिंग और ऐसे जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करने चाहिए कि हमें कितना यूज़ करना है और क्या देखना है। ये सबसे बड़ी बात चीज़ है, क्या देखना है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो ये वो हथियार है, इसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए अच्छे के लिए या अपने बुरे के लिए, तो उस पर डिपेंड है। इसके अलावा जैसे बात करें तो रूरल और अर्बन एजुकेशन, तो इसको आप कैसे बताएंगे कि रूरल और अर्बन एजुकेशन में जैसे क्या डिफरेंसेस हैं? ये सवाल मजेदार है। भारत को अगर परिभाषित करना है तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत गांव का देश है, और भारत में बहुत पहले से ही लगभग 70 या 75-80% गाँव होते थे, शहर बहुत कम होते थे। वो रेशो घटते 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 अब नगरीकरण बढ़ गया, सिटीजनशिप बढ़ती चली जा रही, और भारत में गांव 60 और 65% के बीच में रह गए, उसमें उसके बीच में भी कस्बे भी बन गए। अब रूरल और अर्बन को एजुकेशन से कैसे कोरिलेट किया जाए, ये सवाल है। मालूम है, महात्मा गांधी ने जब देश का आज़ाद हुआ तो एक सवाल किया, जो पॉलिसी बना रहे थे उनको कहा कि आप शिक्षा को गांव को के नज़रिए को देखकर बनाओ, क्योंकि भारत की नब्ज गाँव में, गांव के लोग जैसे हैं। तो फिर लोगों ने पता क्या बोला कि ये क्या सोच रहे हैं कि शिक्षा कोई बांटने वाली चीज़ है, गांव की शिक्षा अलग और शहर की शिक्षा अलग। नहीं, शिक्षा को परिस्थितियां जैसे, देखो परिस्थितियां जैसी होगी वैसा होना पड़ेगा। अगर आप रूरल अर्बन में बात करोगे तो अर्बन के बच्चे न्यू टेक्नोलॉजी, नई चीजें उनसे पहले से परिचित है, और रूरल जो बच्चे हैं वो उनसे कहाँ परिचित है, तो उनको तो सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। तो हमें ग्रामीण शिक्षा में बेस्ट चीज क्या, वहाँ थोड़े अभी भी मूल्य हैं, थोड़ी ऐसी चीजें हैं, थोड़ी कल्चर को भी वो डिपेंड करते हैं, उसको भी देखते हैं। शहर में गतिशीलता है, आधुनिकता है, नवाचार है, ये चीजों में वो लोग आगे होते हैं। अतः ये, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो डिजिटल क्रांति आई है इससे शहर और गांव की शिक्षा में भी थोड़ा सा जो गैप है ना, वो गैप पूरा हुआ है। गैप बढ़ा नहीं है, इससे बढ़ने से आप देखो, आज गांव में बैठा आदमी भी तो वो चीज देख रहा है ना जो आप देख पा रहे हो इन साधनों के माध्यम से, जो पहले संभव नहीं था। तो रूरल एजुकेशन में हमें ध्यान देना चाहिए कि रूरल एजुकेशन के जो बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारी प्लानिंग करनी चाहिए, हमारे रोजगार के अवसर भी वैसे होने चाहिए। अब शहर के बच्चे को पटवारी बनाओगे आप, ठीक है, और एक गांव के बच्चे को पटवारी बनाओगे तो कौन बढ़िया पटवारी बनेगा? क्योंकि उसे जमीन और जो जमीन से जुड़े मुद्दों की अच्छी जानकारी है, भले ही उसके पास नवाचार नहीं है। तो भारत में गांव में रहने वाले लोग थोड़े से आज भी परंपराओं, रूढ़ियों और अपनी संस्कृति को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, तो उसका प्रभाव वहाँ के बच्चों पर भी होता है। और उसके पास वो फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ने के इतने संसाधन नहीं है, लेकिन शहर के बच्चे के पास वो हर तरह का संसाधन है, तो वो डिफरेंसेस तो आई है। तो ऐसे डिफरेंसेस के लिए हमें आईटी या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को यूज करना चाहिए। और जहाँ तक आप बात करो कि शहर के बच्चे और गांव के बच्चों में मूल्य अलग अलग, मैं नहीं मानता ऐसा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मूल्य इटसेल्फ है वो गांव के बच्चे में भी उतना ही एक्सेप्टेबल है जितना शहर के बच्चे। और सर इसके अलावा जैसे बात करें अंक और चरित्र की, तो किसी इंसान को उसके चरित्र से जांचना चाहिए, उसके अंक के आधार पर। अंक और चरित्र की बात करें तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि अंक बिल्कुल कुछ नहीं होते। नंबर रेस का माध्यम तो है, लेकिन नंबर को मैं एकदम खत्म करे और खाली कैरेक्टर की बात करूं तो वो भी बात बेमानी होगी, क्योंकि मूल्यांकन का आधार नंबर होता है। तो नंबर को हम एकदम गौण तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि नंबर से चरित्र थोड़ा सा ऊंचा है। नंबर से आप श्रेणी तो ऊंची पा सकते हो,
लेकिन चरित्र से आप प्रतिष्ठा ऊंची पा सकते हैं। और अगर आपके पास नंबर और चरित्र दोनों अच्छे हैं तो आप दोनों में अच्छे माने जाओगे। तो आप देखना है कि बिल गेट्स ने कितना पैसा कमाया, जबकि उसके बाद स्कूल के नंबर नहीं हाई, उसने तो 11वीं के बाद ड्रॉप आउट हो गया, लेकिन उसने अपना कैरेक्टर अच्छा था तो सारा पैसा वापस समाज को डोनेट कर दिया। तो वह कैरेक्टर जो है वो हमारी इनबिल्ट पर्सनैलिटी और हमारी जो सोसाइटी की गुडविल है उस पर करता है। नंबर आपको परिणाम आते समय तो लोगों को याद रहेंगे, उसके बाद चरित्र याद रहता है कि कौन कैसा आदमी है। विवेकानंद को आदमी भूलता ही नहीं। आपको मालूम है, अगर आप गूगल से सर्च करके देखना, विवेकानंद एक सामान्य विद्यार्थी थे जिनकी बीए में और एमए में उतने बड़े परसेंटेज नहीं, दोनों में सेकंड, और योगा के जरिए इतनी एकाग्रता विकसित कर दी कि वो हर चीज को ध्यान रखने लगे। तो चरित्र पे उन्होंने ध्यान दिया, सारी चीजों पर ध्यान दिया, तो वही विवेकानंद आज कोई भूलता भी नहीं, उनके इतने ज्यादा नंबर भी नहीं। और एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे जो मैरिट में आते हैं, आपने कभी चेंज किया कि वो क्या बने बाद में? उन्होंने कभी आईएएस वगैरह जो मेरिटोरियस बच्चों ने ऐसा कुछ प्राप्त किया हो? आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे जो 10वीं 12वीं में जिनके बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्किल और कैरेक्टर बहुत सारी चीजें वैल्यू इन पर ध्यान दिया तो आगे चल के वो भी सक्सेस हो गए। तो मेरा मानना है कि मैं एकदम अंक और चरित्र को की बात आएगी तो एकदम तो अंक को मैं नहीं नगण्य कर सकता। अंक की जरूरत तो है कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी की बात आएगी तो कैरेक्टर को हम ऊंचा रखें अंक के साथ। एक बार नंबर थोड़े भी आ गए और आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो फिर आप समाज के लिए गाते थे, लेकिन आपके पास नंबर कम है और आप बहुत कैरेक्टर वाइज रिच है तो लोग आपको फिर भी रिस्पेक्टिवली आंखों से देखेंगे। तो दोनों को कंपैरिजन करने के बाद में ये सब जहां अंकों की जरूरत है उतना चरित्र की जरूरत है, दोनों जरूरी है। जैसे आज स्कूलों में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, मनाना चाहिए क्योंकि इनसे बच्चों को अपने कल्चर और अपने कल्चर से रीति रिवाजों से जुड़े मूल्यों की जानकारी होती है। अगर आप किसी को वर्बली बताओगे, वही वाली बात होगी कि मैं बताऊं कि होली ऐसे खेली जाती है और फिर आपको बोलूंगे नहीं होली खेलो, कौन सी चीज यादगार रहेगी? कौन सी चीज यादगार रहेगी बताइए? खेलने वाली यादगार रहेगी। मैं आपको कहता हूँ फुटबॉल ऐसे खेले जाते हैं, मैं आपको कहूँ कि कार ऐसे चलाई जाती है ना, और फिर अगर आप उसको चला ही नहीं रहे तो लर्न करेंगे नहीं, सीख पाएंगे ना उसको जब तक हम उसमें भिड़ेंगे नहीं। यही चीज तीज त्योहार जो फंक्शंस मान लो आज स्कूलों में या कहीं भी चीज हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, समाज से जुड़े मुद्दों के दिवस, इनको क्यों मनाते हैं? ताकि हमें एहसास हो कि आज़ादी के क्या मायने थे, कैसे प्राप्त हुई थी नई पीढ़ी को। उससे तो थोड़ी देखा होगा कि जिस आदमी ने कितना संघर्ष करके हमें इतना आज़ादी दी, तो वो मनाने से उसको एहसास होता है उन चीज़ों को याद रिवाइज कराने से। तो जैसे स्कूल ही क्यों, हम घर पे भी तो कहीं भी मना सकते हैं। इसके लिए केवल स्कूल ही पाबंद, स्कूल में तो बच्चा 8 घंटे रहता है, फिर आप समाज किसी अब बच्चे हैं, बच्चों को क्लब का है हमारे, हम कैसे क्लब में जाते हैं, कैसे मित्रों के बीच में रहते हैं। कई बच्चे तो उनके क्लब अच्छा है कि वो खुद यूनियन बना के मोहल्ले में ही वो आयोजन करते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीख लेते हैं कि भाई ऐसा होता है, मैनेजमेंट भी सीख लेते हैं और साथ के साथ कल्चर को भी डेवलप कर लेते हैं। तो इसको स्कूल में तो मनाना चाहिए और अगर मौका मिले तो हर जगह और मनाना चाहिए। बहुत सारे आप देखो हमारे बहुत सारे त्योहार विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे जो बहुत पहले चला करते थे जो खत्म हो रहे हैं। तो उसका रीजन क्या हो रहा है कि हमने उसको मनाना कम कर दिया। लेकिन पहले जमाने में जब हम उसको मनाते थे तो उसको फिर हम कई बार बात भी आती है उसको दोबारा से जिंदा कर ले। तो मेरा ये मानना है कि स्कूलों में तो अवश्य मनाना चाहिए इन चीज़ों को। स्कूल क्या, कॉलेज, हर सब जगह मनाना चाहिए, इवन जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें मनाना चाहिए। इसके अलावा भाषा और संस्कृति की बात करें तो भाषा और संस्कृति को भाषा और संस्कृति एक दूसरे के पहलू हैं। भाषा वो प्रभावमान स्पंदन है जो संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं। भाषा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम लोग अपनी भाषाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो भाषाएं विलुप्त हो जाती हैं। जैसे ही भाषा विलुप्त होगी संस्कृति भी विलुप्त हो जाएगी। तो इसलिए पहला ध्यान अपनी भाषा पर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तो बोला, अभी आपने देखा एनईपी में भी महात्मा गांधी का तो यही मानना था कि भारत में सारी जो शिक्षा है वो राष्ट्रभाषा
हिंदी के माध्यम से होनी चाहिए। और भाषा अगर अलग अलग होती है, जैसे अभी भी भारत में द्वंद्व चल रहे साउथ और इधर, ये ऐसी भाषा, लेकिन अगर एक सोमेनियन हम देखें तो अगर हमारी मातृभाषा में हम जो सीख पाते हैं वो दूसरी भाषाओं में नहीं सीख। मैं ये नहीं कहता कि हमें दूसरी भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन भाषा और संस्कृति में बड़ा सीधा कोरिलेशन। भाषा और संस्कृति पैरेलल है, जैसे अपनी भाषा खत्म हो संस्कृति भी खत्म हो सकती है आपकी। नहीं, जैसे कई बार हम देखते हैं कि भाषा की वजह से बहुत सारे दंगे भी हो जाते हैं। वो दंगे, इसको आप ऐसे मान लीजिए कि उसको दंगा ना शब्द इस्तेमाल करके हम ये इस्तेमाल करें कि द्वंद्व हो जाते हैं कि भाई मेरी भाषा हायर की है, मैं इसको क्यों सीखूं, वैसा ये चीज़ें त्रिभाषा फॉर्मूला जैसे साउथ के लोग हिंदी से परहेज करते हैं ना, और अंग्रेजी को आज ऐसी हमने जो जबकि भारत की भाषा ही नहीं थी उसको हमने ऑफिस की और बहुत सारी संवैधानिक रूप से माना है। आपने देखा होगा, आप एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जब आपको क्वेश्चन पेपर आता है तो उस पर लिखा रहता है कि 2 मीडियम में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। ऊपर लिखा रहता है कि अगर कोई सवाल मीडियम में दोनों में डिफरेंसेस हुआ तो अंग्रेजी का सही मानेंगे। तो क्या हिंदी वाला फिर आपने इन्फ्योर क्यों किया, हिंदी वाला सही क्यों नहीं मान रहे? हिंदी तो मतलब यहाँ हमने अपने आप ही धारण कर लिया कि ये ज़्यादा साइंटिफिक होगा। हर लैंग्वेज अपने साइंटिफिक होती है। इसलिए देखो, सबसे पहले तो मदर टंग, आपने देखा कि राष्ट्र एनईपी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा है वो दुनिया भर का शिक्षा शास्त्री भी, मनोवैज्ञानिक भी, और ये सबको पता है कि बच्चा अपनी मदर टंग में ही सबसे बेटर सीखता है। तो सीखने की गति बढ़ानी है तो मातृभाषा सीखनी होगी। तो भाषा के साथ साथ उस भाषा से जुड़ी जो अन्य चीजें हैं, संस्कृतियां, वो अपने आप समृद्ध हो जाती है। और अगर आपने भाषा ही खत्म कर दी, आप क्या सोचते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में अंग्रेजी क्यों फैलाई? क्योंकि वो जानते थे कि अगर भाषाओं पर हमने अंग्रेजी भाषा पर काम कर लिया तो हम बढ़िया से राज कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर भी खत्म हो रहे हैं। सर, आज आप हमारे युवा शिक्षकों और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले तो गुड फीलिंग खुद के लिए करें कि हम अपने आप की इस धरती पे आए हैं, जो भी है हमारा खुद का आने का वजूद क्या है और हमारा मूल्य क्या है, हम क्यों हैं। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस अपने अभ्यास में डालें। जितना हो सके, गलतियाँ हमसे होती हैं, हम बचपन से उठते चले आते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी सीखते हैं। तो जो सीखते हैं तो उसको पनपाए नहीं, उसको सुधार करते चले जाएँ और अच्छे बनते चले जाएँ। सबसे पहले तो मन की शिक्षा पे काम करना चाहिए, आत्मा की शिक्षा पे काम करना चाहिए, और ऐसा काम ताकि हम अच्छी फीलिंग्स ले सकें और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करें। बहुत सारे ऐसे मूल्य चीज़ें हैं जो हम एक्सेप्ट करें देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। राष्ट्रवादी शिक्षा का सोचें कि पहले हम एक सिस्टमेटिक चीज़ें चलें। तो मेरा सारा आप स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सभी को ये बोलना है कि सबसे पहले तो हम किसी भी बच्चे को रेस का घोड़ा ना बनाएं, बल्कि उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए उसको ऐसे उसकी एजुकेशन, उसकी परवरिश, उन सब चीज़ों पर ऐसे ध्यान दें ताकि बेहतर भविष्य के लिए हमें ऐसे बच्चे मिलें जो देश को आगे बढ़ा सकें।